औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही क्यों हुई? जाहिर सी बात है, सबके मन में, हर एक के मन में, हर एक दूसरे के मन में एक विचार जरूर आएगा कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही क्यों हुई। जाहिर सी बात है, ये बेसिक बातें हैं, समझने वाली बातें हैं कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही क्यों हुई। अब इंग्लैंड से तो इंग्लैंड से उसका कारण भी रहा औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड से। देखो, 18वीं सदी आते आते इंग्लैंड में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनने लगी, वातावरण बनने लगा या माहौल बनने लगा कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से मतलब उसके प्रारंभ हुआ। इसके निम्नलिखित कारण थे। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से क्यों हुई, इसके निम्नलिखित कारण थे। निम्नलिखित कारण थे। निम्नलिखित कारण थे। देखो, अगर कोई चीज किसी देश में होती है तो उससे कच्चा माल, समझते हैं, उद्योग है तो उससे कच्चा माल चाहिए। अब कच्चा माल एक ही देश से पूरा नहीं किया जा सकता हर चीज का, तो इससे भी दिक्कत ही होगी। और इंग्लैंड ऐसे जगहों पर बसा है, उसकी भौगोलिक स्थिति, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति नंबर 1, भौगोलिक स्थिति में इंग्लैंड एक द्वीपीय देश है और वो एक बड़ा देश है। इंग्लैंड एक द्वीपीय देश था। और वह काफी बड़ा था। जब एक द्वीपीय देश है तो बड़ा देश है, और भौगोलिक स्थिति, उसकी एक भौगोलिक स्थिति भी जिम्मेदार थी। काफी बड़ा देश था। जो उसे औद्योगिक क्रांति के लिए महत्वपूर्ण बनाया। औद्योगिक क्रांति के लिए महत्वपूर्ण बनाया। देखो, अगर किसी देश कहीं होता है, उसकी भौगोलिक स्थिति अच्छी है, तो उस देश के बारे में, मतलब वह देश उसे कुछ ना कुछ बातें अच्छी देती हैं। तो उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जो उसे क्रांति के लिए महत्वपूर्ण बनाया। तो इसके बाद देखते हैं अनुकूल राजनीतिक वातावरण। एक भौगोलिक स्थिति होगी। पहला, निम्नलिखित कारण थे। अनुकूल राजनीतिक वातावरण। अनुकूल राजनीतिक वातावरण। अब अनुकूल राजनीतिक वातावरण में जैसे जब इंग्लैंड का राजा जेम्स सेकंड था, मतलब जेम्स द्वितीय था, और तो 1684 तक भाग गया। 1688 में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई।
जो भाग गया तो राजतंत्र में अपार परिवर्तन हुआ। अन्य देशों में राजतंत्र था लेकिन इतना परिवर्तन नहीं हुआ जितना इंग्लैंड में हुआ। तो इससे भी औद्योगिक क्रांति को बल मिला। जेम्स सिकंदर जेम्स द्वितीय देश छोड़कर भाग गया। देश छोड़कर भाग गया। इससे भी इससे राजनीतिक वातावरण में बदलाव आया। राजनीतिक वातावरण में बदलाव आया। जब वो देश छोड़कर भाग गया तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएंगे। तो इससे भी राजनीतिक वातावरण में बदलाव आया। जब जेम्स सिकंदर देश छोड़कर भाग गया, इससे भी राजनीतिक बदलाव आया। अनुकूल राजनीतिक वातावरण। अब देखते हैं सुदृढ़ नौसैनिक। बहुत मायने रखता है सुदृढ़ नौसैनिक। सुदृढ़ नौसेना उस समय इंग्लैंड की ऐसी नौसेना थी जिससे हरा पाना नेपोलियन बोनापार्ट भी थक चुका था। यहाँ तक हिटलर भी नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था। सुदृढ़ नौसेना मतलब इंग्लैंड की नौसेना करीबन 400 सालों तक सबसे ताकतवर बनी थी। सुदृढ़ नौसैनिक इंग्लैंड की नौसेना बहुत ताकतवर थी जिसे हरा पाना अन्य देशों के लिए मुश्किल था। इंग्लैंड की नौसेना ताकतवर थी जिसे हरा पाना अन्य देशों के लिए मुश्किल था। देखो, इंग्लैंड की नौसेना करीबन 400 सालों तक वह राज्य किया। उससे कोई हरा नहीं पाया था। इतिहास वहाँ था। फ्रांस भी नहीं हरा पाया क्योंकि वो यूरोप का सेकंड शक्तिशाली देश था। 400 सालों तक उसने समुद्रों पे 400 सालों तक समुद्रों पे राज किया। समुद्रों और महासागरों पर राज किया। सागरों पे राज किया। समुद्रों और महासागरों पर राज किया। 400 सालों तक उसने समुद्रों और महासागरों पर राज किया। 400 सालों का मतलब होगा कि कोई हरा ही नहीं पाएगा। करीबन 16वीं शताब्दी से जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उससे भी पहले मतलब अमेरिका पे कब्जा किए थे, तो वही जाहिर सी बात है और उस दिन होंगे 100 साल तक। तो 400 साल तक उसने समुद्रों पे राज किया। 400 सालों तक समुद्रों पे राज किया। जब नौसेना मजबूत हो जाती है तो जाहिर सी बात है किसी देश से कच्चा माल लाना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर नौसेना नहीं मजबूत रहेगी तो समुद्री डाकू दूसरे देश के अगर क्षेत्र में घुसे तो वो देश हमला कर देगा। तो बहुत कारण है।
अब अगर औद्योगिक क्रांति किसी देश में होती है तो संसाधनों की प्रचुरता चाहिए। मतलब संसाधन का मतलब क्या हुआ? जैसे कोयला हुआ, कोयला और प्राकृतिक खनिज चाहिए। इंग्लैंड में संसाधनों की प्रचुरता, इंग्लैंड में संसाधनों की प्रचुरता, संसाधनों की प्रचुरता, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में कोयला काफी मात्रा में मिलता था, काफी मात्रा में मिलता था, मिलता था, मिलता था, काफी मात्रा में मिलता था, जो औद्योगिक क्रांति का कारण बना, जो औद्योगिक क्रांति का कारण बना, देखो कार्ल मार्क्स ने एक बातें कही थी, जिस देश में कोयला और डीजल पेट्रोल का, जिस देश में कोयला और प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर होगा, कोयला कच्चे लोहा का भरपूर अगर मिलेगा, उस देश को औद्योगिक क्रांति या उस देश के आगे निकलने से कोई रोक नहीं सकता। और कोयला की प्रचुर मात्रा थी और लोहे की भी प्रचुर मात्रा थी इंग्लैंड में, इससे भी औद्योगिक क्रांति को बल मिला। जब अगर प्रचुर मात्रा ही नहीं रहेगी, दूसरे देशों से अगर नई नवेली क्रांति हुई है तो दूसरे देशों से कितना आयात कर लोगे? उस देश को भी जानकारी हो जाएगी इसके बारे में, वो भी नहीं देगा। तो जब उस देश में मौजूद है वो संसाधन, तो जाहिर सी बात है ये और बल ही मिलेगा। कोयला और कच्चे लोहे की मात्रा अधिक थी, कच्चे लोहे की मात्रा अधिक थी, कच्चे लोहे की मात्रा अधिक थी, अधिक थी। लोहा और कच्चे कोयले, मतलब कच्चे लोहा और कोयले की मात्रा अधिक थी। अब इसके बाद देखते हैं कृषि क्रांति। कृषि क्रांति 18वीं सदी आते आते इंग्लैंड में, 18वीं सदी आते आते इंग्लैंड में वैज्ञानिक तरीके से कृषि होने लगी, जिससे उत्पादन बढ़ा। 18वीं सदी आते आते इंग्लैंड में वैज्ञानिक तरीके से कृषि होने लगी, वैज्ञानिक तरीके से कृषि होने लगी, कृषि होने लगी, जिससे उत्पादन बढ़ा, और क्रांति को बल मिला, क्रांति को बल मिला। देखो 18वीं सदी आते आते इंग्लैंड में कृषि वैज्ञानिक तरीके से होने लगी। जब कृषि वैज्ञानिक तरीके से होने लगेगी तो कच्चा माल भी उत्पादन होने लगेगा ज़्यादा। जब कच्चा माल उत्पादन होने लगेगा तो उद्योगों का निर्माण होगा, तब उससे मतलब बना हुआ माल मिलेगा ज़्यादा, तो इससे भी बल मिला। कृषि क्रांति। अब जनसंख्या वृद्धि।
देखो ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि इंग्लैंड की जनसंख्या करीबन 1/3 मतलब 33% बढ़ चुकी थी, जो बना हुए माल को खपत करने के लिए तैयार थी। इंग्लैंड की जनसंख्या करीबन 1/3 बढ़ चुकी थी, जो बने हुए माल को खपत करने के लिए तैयार थी, जाहिर सी बात है, अगर किसी देश की जनसंख्या बढ़ गई तो उस देश की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, उस देश की हर ज़रूरतें बढ़ जाती हैं और उस देश में विकास चालू हो जाता है। अगर विकास नहीं करेगी तो क्या करेगी, उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेगी सरकार। तो जाहिर सी बात है, जब मतलब जनसंख्या बढ़ने लगी तो मतलब जो माल निर्माण होने लगा उसकी भी खपत होने लगी, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा खपत होने लगी। अब ये होगा मतलब जनसंख्या वृद्धि मतलब एक कारण, बड़ा कारण है। और दूसरा, जैसे मतलब इंग्लैंड में इतने उद्योग लगने लगे कि उस देश यानी इंग्लैंड में कच्चे माल की कमी होने लगी। तो कच्चा माल के समझे, जैसे कपास हो गया और जूट हो गया, मतलब कि ये सब चीज़ें जब मतलब कच्चा माल है और इससे निर्माणित वस्तुएं जो वो बनी चीज़ें हैं। इंग्लैंड का औपनिवेशिक विस्तार औपनिवेशिक विस्तार, जैसे इंग्लैंड उपनिवेश जो बनाया था, उपनिवेश का मतलब होता है लूटना, एक ही मतलब होता है उपनिवेश का मतलब ये लूटना होता है। उपनिवेशिक विस्तार में जब इंग्लैंड ने अन्य देशों को गुलाम बनाया और वहां से कच्चे माल की आपूर्ति होने लगी। इंग्लैंड ने अन्य देशों को गुलाम बनाया, देशों को गुलाम बनाया, भैया वही अन्य देशों को गुलाम बनाया और कच्चे माल की आपूर्ति होने लगी, जब अन्य देशों को गुलाम बनाएगा तब वहाँ से मतलब जैसे जब गुलाम बन गया कोई देश तो वहाँ से कच्चे माल को, सुदृढ़ नौसेना ही थी तो उससे क्या जरूरत, मतलब नौसेना इतनी अच्छी है जो कच्चे माल को इंग्लैंड पहुँचा सकती है। जब सुदृढ़ नौसेना थी तो कच्चे माल को इंग्लैंड ले जाते जहाज़ों से और वहाँ से बना हुआ माल फिर उसी देश में भेज देते थे। उसे औपनिवेशिक शासन कहते थे। कच्चे माल की आपूर्ति होने लगी और कच्चा माल ही नहीं लगेगा तो घंटा वस्तुओं का निर्माण करेगा इंग्लैंड। अब एक बड़ा कारण आता है कि पूंजी की उपलब्धता। अब पूंजी किसी देश के विकास के लिए या उद्योग के लिए पूंजी एक बहुत बड़ा जरूरत है।
पूंजी की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता जब वाणिज्यवाद, जब इंग्लैंड ने अन्य देशों से अपार धन या संपदा लूटना शुरू किया, उसके माध्यम से इंग्लैंड में ज़्यादा सोने बहुमूल्य धातुओं की भरमार हो गई। वाणिज्यवाद के माध्यम से, वाणिज्यवाद के माध्यम से, वाणिज्यवाद के माध्यम से अन्य वाणिज्यवाद के माध्यम से अन्य देशों की बहुमूल्य धातुएं इंग्लैंड में इकट्ठा हो गई। अन्य देशों का बहुमूल्य धातुएं इंग्लैंड में इकट्ठा हो गई, जिससे भी क्रांति को बल मिला, देखो जब रुपया पैसा नहीं रहेगा तो घंटा कोई विकास करेगा। तो जैसे रुपया पैसा होने लगे, इंग्लैंड में रुपये इकट्ठा ज़्यादा होने लगे, सोना चांदी इकट्ठा होने लगे, तो उन्हें खर्च करना तो कहीं चाहिए, तो उससे उद्योगों का निर्माण होने लगा। अब कल हम देखेंगे कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक और औपनिवेशिक सोच, धन्यवाद।